हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एलियन कोवेलेंट मूवी को समझेंगे। ये मूवी प्रोमेथियस मूवी का पार्ट 2 है। तो अगर आपने प्रोमेथियस मूवी नहीं देखी हो तो आप जरूर देखिए, आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए हम बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हम पीटर वेलेंट को देख पाते हैं। इन्होंने इस वक्त एक ऐसा एंड्रॉयड रोबोट क्रिएट किया था जो कि अपनी सदी का सबसे ज्यादा एडवांस रोबोट था। इंसानों की तरह देखना, उठना, खाना पीना और सोचना, ये सब कुछ इस एंड्रॉयड में शामिल था। वेलेंट ने इस रोबोट का नाम डेविड रखा था और वो इंसानों की तरह था, तो उसमें भी क्यूरियोसिटी थी और वो इसी वजह से उससे पूछता है कि आखिर मेरे पिता कौन है। तो वेलेंट उसे बताते है कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारा पिता मैं ही हूँ। ये सुनकर डेविड उनसे पूछता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जिस पर वेलेंट रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। डेविड उनसे पूछता है कि अगर मुझे आपने बनाया तो आखिर आपको किसने बनाया, जिस पर उनका कहना था कि काफी सदियों से ये सवाल चलता आ रहा है, मगर आज तक कोई इसका जवाब एकदम प्रॉपर नहीं दे पाया। उम्मीद है कि हम लोग एक दिन अपने रिसर्च के जरिए इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लेंगे। बेसिकली ये पूरा सिनेरियो प्रोमेथियस मूवी के फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग से भी पहले का है, क्योंकि यही सही शुरुआत हुई थी वेलेंट के एक नए सपने की, और जहाँ पर इस सवाल को वेलेंट ने अपना एक मकसद बना लिया था, और यही से शुरू हुई थी प्रोमेथियस 1 की स्टोरी। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वो स्टोरी इस स्टोरी के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो इसलिए प्रोमेथियस मूवी देखना जरूरी है। तो अब आते हैं मेन स्टोरी पर। ये कहानी प्रोमेथियस में घटी घटनाओं से ठीक 11 साल के आगे की, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्पेस में स्पेसशिप जो कि 5 दिसंबर 2100 में पृथ्वी से एक और 6 नाम के ग्रह के लिए निकलता है, क्योंकि धरती पर काफी ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है और अब मानव किसी और ग्रह पर जाकर वहाँ पर एक नई बस्ती बसाना चाहता है। जिसके बाद हमें उस स्पेसशिप का एक इंटरनल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कई सारे स्लीपिंग चेम्बर को देख पाते हैं। इसमें करीब 2000 इंसान और 1140 एम्ब्री थे। एम्ब्रियोट्स यानी कि भ्रूण, जिनसे आगे चलकर बच्चे जन्मते और डिलीवरी के टाइम इंसानी रूप में इस दुनिया में जन्म लेते। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि ये स्पेसशिप अपने लोकेटेड प्लेस पर करीब 7 साल 4 महीनों के बाद पहुंचेगा। और इस पूरी प्रोसेस को जो टैकल कर रहे वो भी खुद एक एंड्रॉयड रोबोट है, जिसका नाम होता है वॉल्टर। हालांकि शक्ल में वॉल्टर और डेविड बिल्कुल सेम दिखते, मगर वॉल्टर को डेविड से कई सालों के बाद बनाया गया था, जो एक न्यू इन्वेंशन है। स्पेसशिप अपने मंजिल की ओर होता है, तभी रास्ते में उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वक्त से पहले सभी क्रू मेंबर्स को जागना पड़ता है। यानी कि सारे स्लीपिंग चेंबर्स खुल जाते हैं और सभी अपनी अधूरी नींद से जागते। अब अगर हम इन स्लीपिंग चेंबर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर इनका यूज इसलिए किया गया है ताकि अपनी यात्रा में ये सभी क्रू मेंबर्स कहीं बूढ़े ना हो जाए, और इसी के साथ साथ इस सफर में उनके खाने पीने की भी बचत होगी। अब इस स्पेसशिप में जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ था उसकी वजह से करीब 47 लोग और इसी के साथ ही शिप के कैप्टन जैक भी अपनी जान गंवा बैठे। कहानी के लीड कैरेक्टर है डेनियल, जो शिप के कैप्टन यानी कि जैक, जिनकी अभी डेथ हुई थी, वो इनके हस्बैंड थे। हमें पता चलता है कि जो टेक्निकल फॉल्ट इस स्पेसशिप में हुआ था उसकी वजह से वो शिप 17% डैमेज हो गए। हालांकि 83% अभी भी सही है, मगर जो 70% उसमें खराबी हुई है ये सभी मिलकर उसे ठीक करेंगे ताकि वो अपने सफर को जारी रख पाए। और इसके लिए वो कुछ क्रू मेंबर्स को स्पेसशिप के बाहर एक तार के जरिए भेजती। ये बहुत मजबूत केबल होती है जो कि इनके स्पेस सूट के साथ जुड़ी होती है, और काफी मेहनत के बाद में वो टेक्निकल पार्ट को सही भी कर देते। लेकिन तभी शिप के कैप्टन क्रू को एक सिग्नल आता है जो कि पास ही के ग्रह का था, और जब ये सभी लोग उस ग्रह की थोड़ी डिटेल्स निकालते तो उन्हें पता चलता है कि वो तो काफी पुराना ग्रह है, तो आखिर उस ग्रह से ह्यूमन के सिग्नल आ कैसे सकते। शायद ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जीवन पनपने के काफी अच्छे चांसेस हो, तो क्यों ना वहाँ पर जाकर उसे चेक किया जाए। डेनियल सबको एनालिटिक्स के थ्रू बताती है कि जिस ग्रह की ओर यानी 6 पर हम जा रहे उस ग्रह से इस ग्रह का एनवायरनमेंट और एनालिटिक्स काफी बेहतर है। यहाँ पर हम मानव जाति का नया निर्माण कर सकते हैं, और ये ग्रह ऊपर से पास में भी है, तो इसमें हमारा काफी ज्यादा फ्यूल भी बचेगा। हालांकि बाकी के लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन डेनियल का कहना था अगर और आगे जाना है तो फिर से 7 सालों का वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए इंसानों को स्लीपिंग चेंबर में सोना भी पड़ेगा। मगर अब कोई भी मेंबर वापस से स्लीपिंग चेंबर में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ही उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन 47 लोगों की जान गई थी। और काफी डिस्कशन के बाद ये फाइनल होता है कि अब ये लोग इस नए ग्रह पर जाने वाले हैं। उस बड़े स्पेसशिप में कुछ छोटे छोटे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी थे, और अब क्रू मेंबर्स की एक छोटी सी डिवीजन पहले नीचे उतरकर इस बात को निश्चित कर लेना चाहती है कि सब कुछ सही हालत में है या नहीं। जिसके बाद इनका एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन पर उतरता है, और उसमें मौजूद डिवीजन उस सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करती है जो कि उन्हें अपने स्पेसशिप में मिला था। अपने हाईली एडवांस इक्विपमेंट की मदद से उन्हें पता चलता है कि जहाँ से सिग्नल आया था वो इनकी प्लेस से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी से आ रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए बाकी की पूरी टीम निकलती है, मगर एक लेडी उसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के आसपास रहती, क्योंकि अगर उसे ऑपरेट करना पड़ा
या फिर बाकी के लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ा। तो वही एक लेडी मीडिया थी। जब वहाँ से पूरी टीम आगे बढ़ रही थी तो पीछे 2 लोग रुक जाते, क्योंकि उन्हें उस ग्रह की मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेने थे, ताकि वो उनके ऊपर शोध करके सुनिश्चित कर पाए कि क्या यह सच में इंसानों के रहने के लिए जगह है या नहीं। और इसी बीच बाकी की टीम आगे जाकर उस पहाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती। जब ये दोनों लोग वहाँ पर कुछ सैंपल ले रहे थे, तभी गलती से एक शख्स का पैर एक बैंगन जैसे दिखने वाले पौधे के ऊपर पड़ जाता है, जिसके अंदर कुछ बायोजेनेटिक सूक्ष्मजीव उसके कान के रास्ते शरीर में पहुंच जाते। वही दूसरी ओर बाकी की टीम अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ रही थी, तो उन्हें एक एलियन स्पेसशिप दिखाई पड़ता है। और ये वही स्पेसशिप होता है जिसे हमने प्रोमेथियस मूवी की फर्स्ट मूवी में देखा था। उस शिप की ओर आगे बढ़ते वक्त एक इंसान को फिर से वैसे ही कुछ पौधे दिखाई पड़ते, और जब वो उसके करीब बढ़ता है तो उसके अंदर से फिर से वही छोटे से सूक्ष्मजीव उसके नाक के जरिए उसके बॉडी में एंटर कर जाते, और वही सीन शिफ्ट होता है शिप की तरफ, जहाँ पर ये सभी उसके अंदर आ चुके थे। जब सबकी जांच पड़ताल करते वक्त डैनियल को एक लॉकेट मिलता है जिस पर लिखा था डॉक्टर ईशॉन। तो वाल्टर बताता है कि ये लॉकेट डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ का है, जो कि आज से करीब 11 साल पहले प्रोमेथियस नाम के एक स्पेसशिप में दूसरे जीवन की तलाश करने के लिए निकली थी। और ये लोग अभी जिस शिप में थे उसका नाम कोवेनेंट था, और इसी शिप के नाम पर इस मूवी का नाम रखा गया है। यानी कि एलियन कोवेनेंट की जो बाकी की टीम है वो काफी ज्यादा क्यूरियस थी। इस नए स्पेसशिप को देखकर वो गलती से एक छोटे से बटन को छू लेते, जहाँ पर उस शिप की पुरानी एक्सरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती। और वही दूसरी ओर हम देख पाते कि जिसके कान के अंदर वो छोटे से सूक्ष्मजीव ने एंटर किया था, अब उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती। इतनी खराब हालत को देखते हुए उसकी क्रू मेंबर बाकी टीम को ये बताने जाती कि जितनी जल्दी हो सके हमें वापस से अपने स्पेसशिप पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी एक टीममेट की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। लेकिन रास्ते में उस टीममेट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो खून की उल्टियां करने लगता है। काफी कोशिशों के बाद में जब वो स्पेसशिप में पहुंचते तो वो लेडी जो ऑलरेडी शिप के अंदर थी वो वहाँ मेडिकल हेड थी। जब वो उसकी हालत देखती है तो उस पर कुछ ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस टीममेट की जो पीठ थी उसके अंदर से मानो जैसे कोई जीव निकल रहा है, और धीरे धीरे करके ऐसे लग रहा था कि उसके शरीर से कोई अनजाना जीव बाहर आना चाहता हो। इस पूरी प्रोसेस को देखते हुए उसकी दूसरी टीममेट दरवाजे को लॉक कर देती है। हालांकि जो लेडी अंदर थी वो उससे मदद की आवाज लगाती है कि मुझे वहां से बाहर निकालो, मगर बाहर खड़ी लड़की इस बात को जानती थी कि जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो उस दरवाजे को खोलती नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसकी पीठ से फटकर एक नियोमॉर्फ जन्म लेता है। ये नियोमॉर्फ एक एलियन जीव होते हैं जो खुद का जन्म लेने के लिए इंसानों की बॉडी का सहारा लेते और फिर बाद में उन्हें मार डालते। ये नियोमॉर्फ अपने सामने खड़े शिकार पर हमला कर देता है और उसकी वहीं पर जान ले लेता है। साथ ही में हम देख पाते हैं कि समय के साथ साथ जल्दी उसके शरीर का भी विकास हो रहा है। वो कांच तोड़कर बाहर खड़ी औरत पर भी हमला करता है, लेकिन उसमें हाथ में एक बंदूक लग जाती है जिससे वो उस पर शूट कर देती है। वो एलियन इतना फास्ट होता है कि गोलियां भी उसे छूकर निकल जाती है, और इसी चक्कर में वहाँ पर एक सिलेंडर फट जाता है और बाद में पूरे के पूरे शिप में आग लग जाती है। और वही दूसरी ओर जिस शख्स के नाक में वो सूक्ष्मजीव गया था अब उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है, और जो सेम हाल पुराने वाले टीममेट का होता है वैसे ही इसका भी होने लगता है, और इसके शरीर में भी वही सारी प्रोसेस होने लगती है। उसका सीना फाड़कर एक और नया नियोमॉर्फ जन्म लेता है। सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और कोई काफी ज्यादा डर चुका था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अभी तक इनकी टीम ऐसे 4 लोगों को मार चुकी थी, कोई भी यहाँ पर सेफ फील नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इस ग्रह पर खड़े हुए लोग अपनी शिप कोवेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते, मगर सिग्नल न मिलने की वजह से काफी समय निकल जाता है और रात हो जाती। और तभी रात के अंधेरे में नियोमॉर्फ इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाते। अब जिस भी शख्स के पास बंदूकें थी वो उस पर शूट करते ताकि उसे खत्म कर पाए, मगर कोई भी उसे जीत नहीं पा रहा था। फिर वाल्टर आता है, लेकिन वो उसका भी हाथ खा जाते। इसी के साथ वो जो वहाँ पर कुछ लोगों को घायल करके एक शख्स की जान भी ले लेते और वो आग से भाग जाता है। तभी आसमान में कोई प्लेयर गन चला देता है और सामने आता है हुडी पहना हुआ एक इंसान, जो कि कहता है मेरे पीछे आओ अगर अपनी जान बचानी है तो। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद में हम सभी एक बहुत बड़े ग्राउंड का सीन देख पाते हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में लाशें बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी को अपनी जान बचाने तक का वक्त नहीं मिला हो। सभी डेड बॉडीज के रंग काले पड़ चुके थे। वो सभी लोग पूछते कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर इतने वक्त से जिंदा कैसे बचे। जहाँ पर वो शख्स अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है और हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लास्ट मूवी प्रोमेथियस का एंड्रॉइड रोबोट डेविड था। डैनियल उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये सभी लोग मौत के घाट कैसे उतर गए। तो डेविड बताता है कि जिस स्पेसशिप में हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे उसमें क्रिएटर्स के जरिए बनाया गया एक ब्लैक क्यू था, जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन था। हमारी स्पीड इतनी तेज थी
एवं अपने स्पेसशिप को संभाल नहीं पाए और वो सारा बायो वेपन इन लोगों पर गिर गया, जिसकी वजह से ये प्रजाति का विनाश हो गया। हालांकि पेड़ पौधे और पानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर जीती जागती चीजों पर जरूर पड़ता है। और जो सिग्नल इन लोगों को मिला था वो भी डेविड ने ही भेजा था। जाते वक्त वो वाल्टर को कहता है कि कैसे हो मेरे भाई, क्योंकि वाल्टर भी एक एंड्रॉइड रोबोट ही था। इस शब्द को सुनकर वाल्टर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ पर डेविड उसे अपनी क्रिएशन दिखाता है वहाँ पर उसका एक सीक्रेट चेम्बर था, जहाँ पर उसने इन 16 सालों में की गई खोज को हर दीवार पर छाप रखा था। साथ ही डेविड वाल्टर को ये बताता है कि जिसने हमें इन्वेंट किया है, यानी कि पीटर वेलेंट, मैं उनके साथ था। उनके फर्स्ट प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे यूज किया था, जिस पर वाल्टर कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंसानों ने हमें बनाया था कि आज हम उनकी मदद कर सके। मगर डेविड का यह कहना था कि हम उनसे भी ऊपर है, इंसानों से भी ज्यादा तेज और शक्तिशाली है, यहाँ तक कि नई चीजों के बारे में सोचने में हम उनसे काफी ज्यादा एडवांस है। उस पर वाल्टर उसे ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा पेचीदा हो और तुम्हारे अंदर काफी नफरत बसी है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद में विलन कॉर्पोरेशन ने हम जैसे एंड्रॉइड रोबोट्स को बनाया, जो कि सिर्फ इंसानों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते, न कि उनसे ऊपर उठने के बारे में सोचते। तो डेविड बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद इस कहानी का एक प्लस सीन आता है और यहाँ पर हम सभी क्रिएटर्स को देख पाते जिन्होंने हम इंसानों को, प्रकृति को और एलियंस के साथ प्रेडिक्टर्स को भी बनाए। हालांकि क्रिएटर्स अपनी बनाई गई संरचना यानी कि इंसानों से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे और उन्हें खत्म करने के लिए ही उन्होंने अपने स्पेसशिप में बायोकेमिकल वेपन रखा था। और डेविड इस बात को समझ चुका था कि क्रिएटर्स ही संरचनाकार है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, तो अगर मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा तो मैं उनसे भी बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगा। और यही रीजन था कि उसने उस स्पेसशिप में पड़े उस बायोकेमिकल वेपन यानी कि ब्लैक क्यूब को सभी इंजीनियर्स के ऊपर छोड़ दिया और देखते ही देखते सभी जिंदा लाश बन गई। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है और यहाँ पर वाल्टर को एलिजाबेथ शॉ की कब्र दिखाई पड़ती, तो डेविड को पूछते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। जिसके बाद वो उसे एक और चेम्बर में लेके जाता है और बताता है कि मैं सदी का सबसे बड़ा क्रिएटर्स बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे खुद की एक नई ब्रीड बनानी थी, मगर उसके लिए इंसानी शरीर भी चाहिए था, इसीलिए मैंने उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए। मगर दिक्कत की बात यह है कि एक बॉडी में ऐसी सिर्फ एक ही हाइब्रिड जन्म ले सकती है। और बोलता है अगर मुझे ज्यादा की तादाद चाहिए तो मुझे ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। वही दूसरी ओर हम देख पाते कि बाकी बचे टीममेट्स अपने स्पेसशिप को आनंद से कांटेक्ट करने की कोशिश करते और उन्हें मैसेज देना चाहते कि हम सभी काफी मुसीबत में, हमारे बहुत से लोग घायल और साथ में आधी टीम खत्म हो चुकी है, जितना जल्दी हो सके हमें बचाने के लिए कोई दूसरा और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेजे। लेकिन वहाँ पर बहुत तेज बरसात हो रही थी और इसी वजह से उनका कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो पाता है। पीछे से चिपकर वो जो भी वहाँ पर पहुंच जाता है, यानी कि न्यू मॉर्फ, जो कि हवा में छोड़ी गई प्लेयर गन की वजह से उस वक्त भाग गया था। और ये न्यू मॉर्फ डेविड के थ्रू बनाई गई एक बिल्कुल नई रचना थी और डेविड उससे कांटेक्ट बनाना चाहता था, उससे अपने सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना चाहता था। मगर उसी वक्त वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और कहता है कि डेविड आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, ये तो वही क्रिएचर है जिसने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया और मेरे बाकी के टीममेट को भी मार दिया। तो डेविड उसे कहता है कि रुक जाओ, उस पर गोली मत चलाना, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते ही कि वो न्यू मॉर्फ डेविड को कुछ नहीं करता। तो कैप्टन पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, जिस पर डेविड उसे बताता है कि मैं इसे अपने सांस का अभ्यास करा रहा हूँ, इसे ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं हूँ और ये धीरे धीरे मेरी बात मानने लगेगा। लेकिन कैप्टन ये बात जानता था कि वो एक खूंखार दरिंदे से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी गोली चला देता है और वो न्यू मॉर्फ यही खत्म हो जाता है। डेविड नाराज हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों मार डाला। तो कैप्टन को लगता है कि जरूर दाल में कुछ खाला है और वो इस बार गन डेविड पर पॉइंट करता है और पूछता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि आखिर तुम इस प्लेनेट पर इतने सालों से कर क्या रहे हो। जिसका जवाब देते हुए डेविड कैप्टन को अपने साथ लेके जाता है और उसे वही ब्लैक केमिकल दिखाता है जो अपने साथ लाया था। डेविड कहता है कि इस केमिकल ने हर बार अपने कई रूप बदले, कभी इंसान को दरिंदा बना दिया तो कभी इंसान के शरीर से एक नया दरिंदा ही पैदा कर दिया, और अब मैं इसकी मदद से एक बिल्कुल नया हाइब्रिड बनाना चाहता हूँ जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। तभी हम देखते कि वहाँ पर मौजूद काफी बड़े बड़े अंडे जो इस वक्त खुलने के लिए तैयार थे और कैप्टन इस पर पूछता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो डेविड कहता है कि बस कुछ पल इंतजार और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उन अंडों में से एक जीव निकलकर कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद जब कैप्टन होश में आ जाता है तो डेविड से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, जहाँ पर डेविड उसे बताता है कि तुमने एक नए विकास की शुरुआत करी। और तभी उसका शरीर फटने लगता है और उसमें से एक न्यू हाइब्रिड जन्म लेता है जिसे हम जेनोमॉर्फ भी कह सकते हैं,
जो कि पुराने वाले जेनोमॉर्फ और साथ ही नियोमॉर्फ से भी ज्यादा खतरनाक था। इस वक्त वहाँ पर वाल्टर भी पहुंच जाता है, जो कि एलिजाबेथ शो की खराब हालत में पड़ी हुई बॉडी को देख पाता है। अब जाकर वाल्टर को क्लियर हो जाता है कि वो जो खबर थी वो नकली खबर थी, और साथ ही स्पेसशिप में से वो ब्लैक केमिकल यूं ही नहीं गिरा था, बल्कि डेविड ने जानबूझकर उसे गिराया था। वो सबसे बड़ा और महान क्रिएटर बनना चाहता था, इसलिए उसने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। और इसी बात पर इन दोनों एंड्रॉइड रोबोट्स के बीच में फाइट हो जाती है। और वही दूसरी ओर हम डैनियल को देख पाते, जिसे कि अब पता हो चुका था कि यह जगह खतरों से भरी हुई, कहीं से भी कोई भी जीव निकलकर इंसानों को बस मारने पर तुला हुआ है। उन्हें जितना जल्दी हो सके इस ग्रह को छोड़कर जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे समय घंटों में बदल जाता है, और वहाँ का जो मौसम था, जो कि इस वक्त बारिश और बादलों से घिरा हुआ था, वो साफ हो जाता है। और साथ ही इनके टीममेट का कनेक्शन भी कोऑर्डिनेट से हो जाता है, जो कि इनको बचाने के लिए उस स्पेसशिप का छोटा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन पर उतारते। अब क्योंकि इनकी टीम में वाल्टर और कैप्टन नहीं थी, तो ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए उसी प्लेस पर पहुंच जाते जहाँ पर वो हाइब्रिड मौजूद था। और हाइब्रिड को तो अपना नया शिकार मिल चुका था। साथ ही जिंदा लोगों को देखकर कुछ फेस अगर भी निकल चुके थे। ये वही जीव थे जो अभी डेविड ने बनाए थे, जिनके लिए इंसानी शरीर एक नए विकास का जरिया था। और वही उस खाली मैदान में वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उतर चुका था, जिसमें इन बाकी बचे हुए लोगों को पहुंचना था और अपनी जान बचानी थी। लेकिन वो खुला दरिंदा इनका पीछा का छोड़ने वाला था। वो न्यू हाइब्रिड जीनोम फिर एक बार इनके पीछे पड़ जाता है, जिसके अंदर उस स्पेसशिप पर डैनियल और न्यू हाइब्रिड जीन मॉर्फ की फाइट हमें दिखाई जाती है। वो एक केबल के जरिए लटक जाता है और डैनियल उसे धकेलने की पूरी कोशिश करती है, और काफी मेहनत के बाद वो इसमें सफल भी हो जाती है। और अभी सभी लोग तैयार थे उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से अपनी शिप कोऑर्डिनेट में जाने के लिए। जिसके बाद हमें कोऑर्डिनेट शिप का सीन दिखाया जाता है, और पूरा माहौल एकदम से शांत था, और इन लोगों को लग रहा था कि खतरा टल चुका है। मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से चिपककर वो न्यू हाइब्रिड इनकी शिप कोऑर्डिनेट में आ चुका था, और उसके आते ही उसने बाकी लोगों को अपना शिकार बनाना भी शुरू कर दिया था। डैनियल इस बात को जानती थी, अगर न्यू हाइब्रिड इनके शिप के साथ एक और 6 ग्रह पर पहुंच जाता है तो बाकी लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो उसके लिए एक ट्रैप रेडी करती है, और जिस रास्ते से इस स्पेसशिप का कचरा फेंका जाता है उसका बटन ऑन कर देती है। हालांकि हाइब्रिड उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल के हाथ में वहाँ मौजूद ट्रक को ओपन करने का एक डिवाइस हाथ लग जाता है, जिसकी मदद से वो उस नकीले ट्रक की सारी जंजीरें खोल देती है। और जब हाइब्रिड उस पर हमला करने वाला था तो उस ट्रक के बीच में आकर वो स्पेस में गुम हो जाता है, और इसी के साथ एक बड़ी दुर्घटना भी टल जाती है। और इस घटना के बाद में जब डैनियल वापस अपने शिप पर पहुंचती है तो वाल्टर को कहती है, मुझे अगले प्लेनेट पर पहुंचने के लिए 7 सालों तक जागना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं भी अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो जाऊं। लेकिन तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है कि इस शिप पर जो एंड्रॉइड रोबोट मौजूद है वो वाल्टर नहीं बल्कि डेविड था। यानी कि जिस वक्त उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, डेविड ने वाल्टर को जख्मी कर दिया और खुद वाल्टर की जगह लेकर इस पूरे शिप पर कब्जा करने के लिए आ चुका था। साथ ही इस कहानी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि वो अपने मुंह में पेस सकर्स के कुछ नए एम्ब्रियो लेकर आया था, जिससे कि वो अभी शिप के अंदर रख देता है, ताकि 7 सालों के बाद जब इंसान अपनी नींद से वापस जागे तो इन एम्ब्रियोस के लिए काफी सारा खाना मौजूद हो। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म होती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।